गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आपका स्वागत है सीजीपीटी के इस चैनल में। दोस्तों, वीडियो पूरा आखिरी तक देखना। मैं पूरा अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझाने वाला हूँ। केमिस्ट्री का 2021 जो है हमारा साल का सीजीपीटी का पेपर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम आशुतोष दुबे है, मैं एक स्टूडेंट और एडुकेटर हूँ। इस साल मैंने सीजीपीटी के लिए जो मुहिम चालू करी थी वो अभी भी चल रही है, जिसके तहत मैं बच्चों को फ्री में पढ़ा रहा हूँ सीजीपीटी के लिए। इसमें उनको प्रीवियस ईयर डिस्कस करवा रहा हूँ, फ्री में मॉक टेस्ट दे रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स दे रहा हूँ, फार्मूला शीट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, पर्सनल अटेंशन मिल रहा है, टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, व्हाट्सअप चैनल बना हुआ है। तो अगर आपको ये सब चाहिए तो सबसे पहला स्टेप है कि आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि तभी आपको सबसे पहले मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। दूसरी बात, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपको ज्वाइन होना है, जहाँ पर मैं फार्मूला शीट्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड कर रहा हूँ, तो उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। तो चलो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पर वीडियो आगे बढ़ने से पहले सबसे आपसे दरखास्त है भाई मेरी कि प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है मेरे को। वीडियो लाइक कर दो और वीडियो एंड तक देखना दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे से आपको सारे ही क्वेश्चन पढ़ के और फिर उसके सॉल्यूशन जो हैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। इसमें मैं आपको उसकी ट्रिक्स बताऊंगा, रिलेटेड कौन कौन सी ट्रिक्स हैं इसमें मैं, और आपको बताऊंगा कि आपको उसके उस कॉन्सेप्ट को बताऊंगा उसमें क्या कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो में आगे। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि इसमें से बताओ कि AGBR में कौन सा डिफेक्ट दिखने वाला है। तो इसका आंसर होगा हमारा फ्रैंकलेट डिफेक्ट। ये फ्रैंकलेट डिफेक्ट इस वजह से दिखेगा क्योंकि जो है हमको साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, किसके, AG और BR के, ठीक है। अब फ्रैंकलेट डिफेक्ट होता क्या है? तो फ्रैंकलेट डिफेक्ट सिंपली ये होता है कि जब जो कटायन जो रहता है हमारे किसी कंपाउंड में, तो वो अपना जो जगह है वो छोड़ देता है ओरिजिनल पोजीशन, और वहाँ पर एक वैकेंसी क्रिएट कर देता है, खाली जगह क्रिएट कर देता है और एक इंटरस्टिशियल पोजीशन में जाकर के बैठ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई दूसरा एटम जाता है। लेकिन ये स्कॉटी डिफेक्ट जैसे वहाँ पर डेंसिटी को डिक्रीज़ नहीं करता, क्योंकि ये कंपाउंड से बाहर नहीं जाता है कटायन, इसलिए इसमें डेंसिटी डिक्रीज़ नहीं होती, लेकिन इंक्रीज़ भी नहीं होती, है ना। ये होता है हमारा फ्रैंकलेट डिफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बोल रहा है कि हमारा हेक्सागोनल पैकिंग में बताओ इसमें से कौन सी बात गलत है। तो इसमें बात जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर डी, अरेंजमेंट ऑफ स्पीयर्स ऑफ द फोर्थ लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ फर्स्ट लेयर, ठीक है। ये इसमें से जो है वो गलत बात है। हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हेक्सागोनल पैकिंग का वो 12 होता है। एटॉमिक एटम्स पर यूनिट सेल जो रहते हैं वो 6 होते हैं। एक वॉल्यूम जो रहता है टेट्रा हेक्सागोनल पैकिंग का वो रहता है 6 इंटू √3/4a² और 3√3a²c, और पैकिंग एफिशिएंसी होती है 74%। अब क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को ए और बी कंपाउंड दे रखे हैं, और उनका बोल रहा है मतलब एलिमेंट है, और उनका हाफ लाइफ दे रखा है। ए का हाफ लाइफ है 1 मिनट और बी का हाफ लाइफ है 2 मिनट। तो बताओ कि ये जो है 4 मिनट बाद इसमें कितना कितना कंपाउंड जो हमारा बचेगा। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली बोनस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को कितना बचेगा पूछ रहा है, और जो ऑप्शन है वो क्या बोल रहा है कि कितना है अभी भी, है ना। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो मेरी ट्रिक से सॉल्व कर लो, ये ट्रिक है इसकी। 1 मिनट के बाद ए क्या होगा 1/2, उसके बाद फिर क्या होगा a/4, और उसके बाद क्या होगा a/8, और उसके बाद 1 मिनट बाद क्या होगा a/16। यानी कि 4 मिनट बाद कितना होने वाला है a/16 का, a/16। अब कितना कम हुआ ये आप प्लस कर लो, a/2 प्लस a/4 प्लस a/18 प्लस a/16, चारों को प्लस करोगे तो 15/16 आएगा। और वैसे ही बी का 4 मिनट बाद आएगा 3/4। दोनों को डिवाइड करो, क्योंकि आपको रेशियो निकालना है। 15/16 डिवाइडेड बाय 3/4 तो आएगा 5:4, यानी कि हमारा ऑप्शन कोई भी इसमें से नहीं बैठेगा, इसलिए बोनस क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन नंबर 54 है, ये भी हाफ लाइफ का क्वेश्चन है, या रेडियो एक्टिविटी का आप बोल सकते हो। इसमें बोल रहा है कि एक कंपाउंड है जिसका हाफ लाइफ जो है वो बताया हम लोग को 5760 ईयर्स, उसका 1% कंपाउंड है हमारे पास। तो बताओ उसका 0.25% होने में कितना समय लगेगा। तो सेम ऊपर जैसा लगाया हम लोग ने वैसा लगाएंगे। हम लोग को 2 हाफ लाइफ उसकी करनी पड़ेगी, यानी इसको 5760 इंटू 2 करो तो 11520 ईयर्स जो हैं हमारे आएंगे। 11520 यानी कि 11520 साल लगेगा उसको हम 0.25% होने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है कि हमारा जो हम लोग आयोडीन वो लगाते हैं ना, आयोडेक्स सर में, वो कौन सा कंपाउंड उसमें मिला रहता है। तो इसका आंसर होगा मिथाइल सैलिसाइलेट। मिथाइल सैलिसाइलेट जो रहता है कंपाउंड हमारे आयोडेक्स में मिला होता है। इसका फॉर्मूला रहता है C8H8O3, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, ये बोल रही है कि ये जो रिएक्शन दी हुई है आपके कंपाउंड में, वो आप क्वेश्चन आपको आपके PDF से देखना पड़ेगा ना, मिनिमाइज़ करके ऊपर रखे रहो PDF अपना खोल के, है ना। वहाँ से पढ़ते जाओ क्वेश्चन, यहाँ से आंसर मिलाते जाओ, ठीक है। तो जो हमारा ये जो रिएक्शन है कौन से टाइप की रिएक्शन, तो आएगा ऑप्शन नंबर C, कैनिज़ारो, वो भी इंटरनल कैनिज़ारो क्रॉस रिएक्शन, है ना। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के लिए एक इंपॉर्टेंट बात की, हम लोग को कैनिज़ारो रिएक्शन क्या देता है, एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जब भी किसी रिएक्शन को हम बोलते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन, तो वहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा तो वो कैनिज़ारो रिएक्शन नहीं होगी, वहाँ पर क्या होगा, एल्डोल कॉन्डेंसेशन। एल्डोल कॉन्डेंसेशन में हमारे को अल्फ़ा हाइड्रोजन ज़रूरत होती है, और कैनिज़ारो में अल्फ़ा हाइड्रोजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। अब क्वेश्चन नंबर 57 इसमें से बोल रहा है कि हम लोग को कौन सा जो एलिमेंट है वो हम लोग को प्रेसिपिटेट दोनों HCl और H2S से नहीं देगा। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारा सिल्वर। अब कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, तो इसमें सबसे करेक्ट बात ये है कि आप अगर इसका नेट में सर्च करोगे आंसर, तो वो सिर्फ किसी एक
उससे बताने वाला है HCl या H2S से, लेकिन अगर आप इसको अपने बुक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जो Ag+ है वो हमारा HCl के साथ तो प्रेसिपिटेट देता है वाइट कलर का, क्योंकि वो एक मिनरल एसिड है। लेकिन जब H2S जैसे कंपाउंड्स आ जाते हैं तो वो उसके साथ कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं दे पाता। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि प्रेसिपिटेट दोनों मिला करके किस में से देने वाला है, तो दोनों में से प्रेसिपिटेट जो है वो Ag+ नहीं देगा, बाकी जितने कंपाउंड है सारे दोनों में प्रेसिपिटेट जो है जनरेट करके देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन से जो कंपाउंड्स हैं वो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेंगे। तो कंपाउंड जो है ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म दिखाने का जो वो कंडीशन है वो है उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए, और एक बॉन्ड के हिसाब से उसमें जो है रोटेशन रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए। अगर रोटेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं है तो वो हम लोग को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, और अगर कायरल कार्बन नहीं है तो भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 54, ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपेरिकल फार्मूला के ऊपर क्वेश्चन है ना। हम लोग को क्या बोला है कि इथीन का दिया हुआ है, इथिलीन के साथ हमारा वेपर डेंसिटी दे रखा है। तो वेपर डेंसिटी का क्या दिया हुआ है वैल्यू 73, तो मॉलिक्यूलर वेट हम लोग का निकल जाएगा 73 इंटू 2 तो कितना है 146। अब वो जो कंपाउंड है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, हम लोग को इथिलीन का माइनस करना पड़ेगा उसमें से। तो माइनस करेंगे, इथिलीन का क्या होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट 28, तो 28 इंटू 2 यानी कितना हुआ 56, तो 146 माइनस 56 कितना हुआ 90। अब हमारे कंपाउंड का वेट कितना आ गया 90। अब हम लोग ऑप्शन मैच करेंगे, देखेंगे ऑप्शन में ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 90 है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, उसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वो 90 आ रहा है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 60 आता है। 60 में बोल रहा है कि इसमें से बताओ कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर जो है हमारा C5H10 शो करेगा। तो कई लोग इसमें आंसर 3 टिक किए होंगे, क्योंकि वो लोग सोच रहे होंगे कि सिर्फ एल्केन ही तो बनेंगे, लेकिन इस कंपाउंड में हमारे को साइक्लिक कंपाउंड्स, एल्कीन कंपाउंड्स, एल्काइन कंपाउंड्स जितने बन सकते हैं, जितने स्ट्रक्चर्स आप बना सकते हो, इतने एटम से उतने आप बनाओ। तो अगर आप बनाने जाओगे तो आप देखोगे कि इसके 10 कंपाउंड्स बनेंगे, और 10 कंपाउंड्स बनेंगे इसका मतलब कि इसके 10 कंपाउंड्स होंगे और ये एक भी ऑप्शन में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग से बोलता है कि भैया बताओ कि अगर हमारा pH जो है वो 3 है और उसको हम लोग इंक्रीज़ करके 6 कर दिए, तो हमारा जो कंपाउंड था उसकी एसिडिटी क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। तो बताओ उसमें हाइड्रोजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ का कॉन्सेंट्रेशन वो कम हुआ कि वो जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ गया। तो सीधी सीधी बात है भाई कि अगर किसी भी कंपाउंड का एसिडिक कॉन्टेंट जो है अगर वो कम हो रहा है, यानी कि उसकी एसिडिटी कम हो रही है, तो उसका H+ कॉन्सेंट्रेशन है वो जो कम होगा। तो ऑप्शन 2 जो है इसमें से जो इंक्रीज़ वाले ऑप्शन है वो तो खत्म हो गए, है ना। अब आपको देखना है इस रिड्यूस्ड में जो है वो 1000 टाइम डिक्रीज़ हो रहा है कि हाफ टाइम डिक्रीज़ हो रहा है। तो आप देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है, लॉग H+10। तो बेस क्या आ रहा है 10 आ रहा है, यानी कि अगर इसमें हम लोग 3 टाइम्स कम किए यानी कि कितना हो रहा है, सीधा 1000 टाइम्स जो है वो बढ़ रहा है, 10 की पावर 3 हो रहा है। तो 10 की पावर 3 यानी कि कितना हुआ 10,000, सॉरी 1000। तो कितने टाइम कम हो जाएगा, 1000 टाइम्स जो है हमारा कंपाउंड का जो हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि हम लोग को हैश लॉ किससे रिलेटेड है। तो हैश लॉ हमारा चेंज इन द हीट रिएक्शन से रिलेटेड है। अब हैश लॉ होता क्या है ये बता देता हूँ मैं आपको। तो हैश लॉ होता है कि अगर किसी भी प्रोसेस को हम लोग 3-4 स्टेप में डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो 3-4 स्टेप में डिस्क्राइब करने के बजाय हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक स्टेप में भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, और उसी को हम लोग हैश लॉ बोलते हैं। और यहाँ पर जो डिस्क्राइब करने के लिए जो हम लोग वो ऑब्जेक्टिव रख रहे हैं वो है डेल्टा एच। इसमें से बताओ कि कौन सा कंडीशन होगा जिससे रिएक्शन जो है हमारी फिजिएबल हो जाए, फिजिएबल यानी कि रिएक्शन आगे बढ़े। तो इसमें से कौन सा रिएक्शन है जो नॉट फिजिएबल करे, ये रिएक्शन को फिजिएबल ना करे, वो कंडीशन बताओ। तो वो कौन सी कंडीशन होगी, अगर हमारा डेल्टा एच अगर पॉजिटिव हो गया और अगर डेल्टा एच नेगेटिव हो गया, तो वो जो रिएक्शन वो क्या होने वाली है हमारी, वो जो हमारी रिएक्शन है वो नॉट फिजिएबल हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 65, ये तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है, लेकिन अब देखो ऐसे टाइप के अगर आपके क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपको क्या करना है, अपना दिमाग लगाना है, आप थोड़ा अपना कॉमन सेंस यूज करो। मैंने तो अपना यूज़ किया था, मेरे को भी नहीं पता था कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। बाद में जब मैंने सॉल्यूशन चेक किया तब मुझे पता चला। मैं भी क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन को अपने पूरे पेपर को अपने हिसाब से सॉल्व करता हूँ और उसके बाद फिर अपना आंसर चेक करता हूँ। तो इसको जब मैंने बनाया तो मैंने क्या किया, दो नंबर दिखे मेरे को, तो मैंने दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर 6 आया, और ऑब्वियसली आंसर वही था। क्वेश्चन नंबर 65 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, जबकि ये क्वेश्चन जो है हमारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ बढ़ते हैं। तो हम लोग को ये बोल रहा है कि बताओ एंजाइम का क्या क्या इसमें से फंक्शन है। तो सबसे पहली बात कि एंजाइम आर हाईली स्पेसिफिक इन कैटालाइसिस रिएक्शन। ऑप्शन नंबर मतलब कि जो सेकंड पॉइंट है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, और जब आप ऑप्शन चेक करने जाओगे तो जो पॉइंट 2 है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में मेंशन्ड है, और इस वजह से ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। अब हम लोग से बोल रहे हैं कि बताओ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के लिए। तो इसमें कई लोग ऑप्शन नंबर ए जो है वो टिक किए होंगे
क्योंकि उनको लगा होगा कि फ्लोरीन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस वजह से उसकी सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ही ज़्यादा रहने वाली है। लेकिन आपको बता दूँ कि जो ऑक्सीजन का जो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी के लिए बन जाता है 1s2 2s2 और 2p3, जो कि हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है और जो कि बहुत ही हाईली स्टेबल होता है। इस वजह से जो ऑक्सीजन का जो सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज़्यादा होगा फ्लोरीन के लिए, और इसके ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ बढ़ते हैं। तो इसमें हम लोग को पूछ रहा है कि लिस्ट ऑफ बताओ कि कौन से करेक्ट मैच्ड है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वाटर जो है एक लेविस बेस है, क्योंकि उसके पास लोन पेयर होता है, इसलिए जो सी का आ जाएगा 4, तो इसमें सी का 4 तीन ऑप्शन में है। उसके बाद फिर फ्लूरेंस क्या है, एक कार्बन का एलोट्रॉप है, यानी कि ए का आ जाएगा 3, तो ए का 3 भी दो ऑप्शन, यानी कि हमारे सी और डी तो एलिमिनेट होगा। अब ए और बी को एलिमिनेट करने के लिए पता होना चाहिए कि हमारा प्रोमीथियम कौन सा टाइप का मेटल होता है। तो प्रोमीथियम जो है हमारे डी सीरीज़ का मेटल है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनॉइड सीरीज़, और इसीलिए ऑप्शन नंबर बी का वन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा 68 के लिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 69 के लिए हम लोग को बोला गया है कि इसमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, यानी कि केमिकल बॉन्डिंग सीधे सीधे। अब जिसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पता है वो तो सीधे सीधे इसमें क्या करेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेगा। कैसे निकालते हैं ये मैं सिखा देता हूँ। देखो, पहले कंपाउंड क्या है, NO2 माइनस। NO2 माइनस में से N को हटा दो तो O2 पे कितना चार्ज लगेगा, माइनस, यानी कि इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 16 + 1 यानी 17 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे ही NO में अगर N को हटाए तो कितने इलेक्ट्रॉन बचेगा, 8 + 1 9। वैसे ही ClO2 माइनस में अगर O2 माइनस तो पहले ही लगा है, अगर Cl हटाए तो O2 2 माइनस हो जाएगा, यानी कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 18। और वैसे ही डी के लिए कितने, 17। अब जब आप इसको अपने MOT के टेबल में, आपका जो टेबल बनाते हैं वो डब्बा डब्बा वाला, अगर उसमें आप बनाओगे तो उसमें जो है ऑप्शन नंबर सी में जो है वो करेक्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन भी नहीं बचने वाला, और ये एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन आपको एक ट्रिक बताता हूँ मैं इस क्वेश्चन में। अगर जब भी आपके इलेक्ट्रॉन्स आपने निकाले और आपने देखा अगर वो 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या 16 है, या फिर वो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि वो स्ट्रक्चर, वो कंपाउंड क्या होने वाला है, पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर जो है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करने वाला है। जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो, आपका जो A, B और D है तीनों ही पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है। फिर क्वेश्चन नंबर 70 आता है। इसमें बोल रहा है कि बताओ कि NaOH से कौन सा मेटल जो है हमारा अनइफेक्टेड रहने वाला है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन है एस ब्लॉक एलिमेंट्स का क्वेश्चन है ये। तो एस ब्लॉक में हमारा नहीं, पी ब्लॉक का है, पी ब्लॉक के ग्रुप 13 का, कार्बन फैमिली का है। ठीक है, तो कार्बन फैमिली में हम लोग अगर NaOH का रिएक्शन कार्बन के साथ कराते हैं तो वो क्या बनाता है, आपको याद होना चाहिए सीधा, NaHCO3 बनाता है। और इधर हमारे पास कार्बन है, तो अगर जब उसकी प्रोसेस होती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +4 ही रहता है, चेंज नहीं होता। इसीलिए जो कार्बन है वो अनइफेक्टेड रहता है, और इसलिए क्वेश्चन नंबर 70 का जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन है। तो ये होगा हमारे क्वेश्चन साल 2021 के फर्स्ट 20 क्वेश्चन। अगला पार्ट मैं आज ही बनाने का प्रयास करता हूँ, डालने का प्रयास करता हूँ, ताकि आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। दोस्तों बने रहिए मेरे चैनल में इसी प्रकार, मेरा वीडियो लाइक करिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यार, अगर आप यहाँ तक रुके हुए हो तो कमेंट डालो कैसा लगा वीडियो। चल, थैंक यू।